पालमपुर गांव में ज्ञानचंद और माधव नाम के दो जमींदार रहते थे। दोनों के पास आम के पेड़ का बहुत ही बड़ा सुंदर बगीचा था। ज्ञानचंद एक अमीर और घमंडी जमींदार था, तो वहीं माधव बहुत नेक दिल और ईमानदारी से काम करने वाला जमींदार। दोनों के विचार एक दूसरे से बहुत अलग थे। ज्ञानचंद न जाने कितने अलग अलग तरह के नुकसानदायक खादों का इस्तेमाल करके अपने आमों को जल्दी पका हुआ और मीठा बना देता है, लेकिन माधव बिना किसी मेल मिलावट के ही आमों को प्राकृतिक रूप से पकने देता है, जिस वजह से उसके आम ज्ञानचंद के आमों के मुकाबले काफी देर से पकते थे। जल्दी पके आम पाने के चक्कर में व्यापारी भी ज्ञानचंद के आमों को खरीद कर ले जाते थे। असल बात यही थी कि व्यापारियों को ज्ञानचंद के मिलावटी आमों के बारे में जानकारी ही नहीं थी। आज एक आम का व्यापारी ज्ञानचंद से पूछता है, ज्ञानचंद भाई, तुम ऐसा क्या करते हो जो तुम्हारे आम इतने बड़े होने के साथ साथ जल्दी पक भी जाते हैं, जबकि माधव के आम तुम्हारे आम से 1 महीने बाद पकना चालू होते हैं। उसका तो हर साल भारी नुकसान होता होगा। पेड़ पौधे भी प्यार के भूखे होते हैं भाई। बस उनको जितने प्यार से और जितने अच्छाई से देखभाल करेंगे तो उसका उतना ही अच्छा नतीजा वो दिखाएंगे। रही बात माधव की, तो उसको सिर्फ पैसों से मतलब है। वो अपने आम के पेड़ों की तो अच्छे से देखभाल ही नहीं करता, तो समय ज्यादा लगेगा ही ना। व्यापारी ज्ञानचंद की बातें सुनने के बाद उसे कुछ दिन बाद वापस आने की मोहलत देकर वहाँ से चला जाता है। इस बार जाते हुए रास्ते में वो सोचता है कि अगर ये इतने प्यार और ईमानदारी से आमों को उगाता है तो पूरे गांव वाले इसके बारे में बुरा भला क्यों बोलते हैं। वो ये सब सोचते हुए जा ही रहा था कि इसी बीच उसे गांव का एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। व्यापारी रुककर उससे पूछता है, अरे सुनो, ये तुम्हारे गांव का जो ज्ञानचंद जमींदार है, उसके आम इतनी जल्दी बड़े होने के साथ साथ पक कैसे जाते हैं? कहीं वो गलत तरीके से तो ये सब नहीं करता? गलत तरीका? अरे कहाँ जी रहे हो मालिक? वो तो ऐसे ऐसे खाद और दवाएं मिलाता है कि आम खाने वाला तो बिस्तर ही पकड़ ले। पूरे गांव को ये सब पता है, पर उसके डर से कोई कुछ नहीं बोलता। माधव ईमानदार है, तभी तो उसके आम धीरे धीरे बड़े होते हैं और प्राकृतिक तरीके से पकते हैं। वो अपने आमों के साथ ज्ञानचंद जैसा तो काम नहीं करता कम से कम। इतना बोलकर गांव का वो आदमी वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद व्यापारी ज्ञानचंद से आमों का सौदा करने की बजाय माधव के पास आमों का सौदा करने पहुँच जाता है। माधव भी ये सब देखकर हैरान था। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि आप इस बार मेरे यहाँ आम खरीद रहे हैं। मुझे अब सब समझ आ गया है कि तुम्हारे आम इतने लेट क्यों पकते हैं। पहले तो मैं भी समझता था कि तुम्हारे आम में ही कुछ खराबी है, इस वजह से पकने में इतना समय लगता है। व्यापारी को माधव के बगीचे में देखकर ज्ञानचंद वहाँ गुस्से में पहुँच जाता है और व्यापारी से कहता है, आप तो उस दिन मेरे यहाँ सौदा करने आए थे, अचानक से यहाँ आने का विचार कैसे बना लिया? इसके आम तो देखने से ही बेकार लग रहे हैं। ज्ञानचंद कोशिश करता रह जाता है, लेकिन व्यापारी इस बार अपना मन बना चुका था। उसे माधव के ही आम चाहिए थे। पूरी कोशिश के बाद भी व्यापारी जब नहीं मानता तो ज्ञानचंद उसी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तुम ही बताओ, इस व्यापारी को क्या हुआ? ऐसा क्या किया है माधव ने जो इस बार व्यापारी उसके पास आम खरीदने चला गया? मालिक, वह हर दिन अपने बगीचे की देखभाल करता है, पेड़ का कितना ध्यान रखता है। अरे तो वो तो हम भी करते हैं पेड़ की देखभाल। हम तो कितनी देखभाल करते हैं ये तो पूरे गांव को पता है। माधव की ईमानदारी के चर्चे उसके गांव के साथ साथ आसपास के गांवों में भी थे और ज्ञानचंद के काला बाजारी के चर्चे भी आसपास के गांव में बहुत प्रसिद्ध होते हैं। गांव के चौक पर ज्ञानचंद का नौकर और गांव के अन्य लोग आम के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। आम का सीजन आ गया है। माधव के आम जैसा स्वाद पूरे गांव में किसी के आम में नहीं होता है। सही में भैया, माधव के बगीचे जैसा आम कहीं नहीं मिलता है, ज्ञानचंद के यहाँ भी नहीं। अरे उसके आमों का तो नाम ही मत लो, अब से उसके आम सिर्फ कौवे और गिलहरियां खाया करेंगी बस। क्यों रे, तेरे मालिक ज्ञानचंद के आम क्यों नहीं अच्छे होते हैं?
गांव के लोग ज्ञानचंद का बहुत मजाक उड़ाते हैं, जिस वजह से उसका नौकर गुस्से में मालिक के पास जाता है और उससे कहता है, मालिक, माधव के आम की वजह से गांव के लोग आपके आम का तो खुलेआम मजाक बना रहे हैं। सबका डर खत्म होता जा रहा है। मैं जानता हूँ ये गांव वालों की ही करतूत है। उन्हीं की वजह से इस बार व्यापारी मुझसे आम लेने नहीं आया। पिछले साल की तरह अब इस साल भी फिर से व्यापारी माधव के यहाँ आम खरीदने पहुँच जाता है। वो माधव के पास पहुँचने के बाद उससे कहता है, माधव भाई, इस बार भी अपने आम मुझे ही देना। तुम्हारे आम बड़े स्वादिष्ट और अच्छे होते हैं। सेठ जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको ही सबसे ज्यादा आम दूंगा, लेकिन अभी आम को सही तरीके से पकने में 1 सप्ताह लगेगा। ठीक है माधव भाई, मैं 1 हफ्ते बाद आता हूँ। माधव के आमों को पकने में समय देखकर ज्ञानचंद के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों न मैं एक बार व्यापारी से बात करके देखूं। अगर मैं उसे भी कुछ लालच दे दूंगा तो क्या पता वो मेरे पास आम खरीद ही ले। सेठ जी, इस बार मेरे आम पहले के मुकाबले बहुत अच्छे हैं। आप एक बार मेरे बगीचे का आम भी देखिए, बहुत सुंदर आम है। ना भैया, अब तुम्हारे ऊपर मुझे भरोसा ही नहीं है। मैं तो माधव से ही आम लूंगा। सेठ, एक बार आम खा कर तो देखिए, 2 रुपए सस्ता दे दूंगा, आपका भी फायदा होगा। ज्ञानचंद के आमों का स्वाद चखने के बाद व्यापारी उससे कहता है, थू, ना भाई, तुम्हारे आम में अब कोई स्वाद नहीं है। पहले तो खाली हानिकारक था, अब तो इसके स्वाद भी गायब हैं। सेठ देखो, 2 रुपए कम में सारा आम तोड़ लो, पर मुझसे ही लो। अरे भाई, जब आम ही अच्छे नहीं तो लेकर क्या फायदा। इस बार भी माधव के सारे आम बिक गए, पर हमारे बगीचे के आम बिल्कुल भी नहीं बिके। अब इन आमों को पिछले साल की तरह बहुत कम रेट में बेचना पड़ेगा। मालिक, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, जल्दबाजी मत करिए और केमिकल का इस्तेमाल मत करिए, पर आपने उस माधव से पहले आम बेचने के चक्कर में इस बार भी सभी आमों को खराब कर दिया। चुप हो जा गधे, मुझे मत सिखा क्या करना चाहिए। अब तू देखता जा मैं इस माधव के साथ क्या करता हूँ। ज्ञानचंद अपने घर दूसरे गांव के 2 गुंडों को बुलाता है और रात के समय में माधव के बगीचे को जलाने के लिए ढेर सारा पैसा देते हुए कहता है, रात को पूरा बगीचा जला देना, एक भी पेड़ मत छोड़ना। वहाँ पर 2 बगीचे हैं, एक बगीचा मेरा है जिसके बाहर मेरा नाम लिखा है और दूसरे के बाहर माधव का, समझे? ठीक है मालिक, आप चिंता मत करो, हम सभी पेड़ जला देंगे। दोनों गुंडों के आने से पहले ही एक चोर बगीचे में आम चोरी करने के इरादे से आता है। इसी बीच गलती से उससे बगीचे में लगा हुआ बोर्ड गिर जाता है। चोर डर के मारे बिना आम चुराए बोर्ड की अदला बदली करके वहां से भाग जाता है। लगता है हम माधव के बगीचे के पास पहुंच गए। अबे अंधे, लगता क्या है ये बगीचा ज्ञानचंद का है तो दूसरा माधव का ही हुआ ना। जब तक तू बोलेगा तब तक कोई आ भी जाएगा। जल्दी से आग लगाकर भाग जाते हैं। गुंडों ने माधव की जगह ज्ञानचंद का ही बगीचा जला दिया। ये भगवान, दूसरे का नुकसान करने गया लेकिन अपना ही नुकसान करा बैठा। मुरली की रसोई। यहाँ मुरली देसी घी में बने आलू के पराठे बेचा करता था। कुछ समय पहले तक मुरली के ठेले पर काफी भीड़ रहा करती थी, लेकिन अब पूरे दिन भर मुश्किल से 1-2 लोग ही उसके यहाँ आलू के पराठे खाने आते थे। आज सुबह से ही दोपहर हो गई थी, लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक मुरली के यहाँ आलू पराठा खाने नहीं आया था। मुरली उदास आसमान की तरफ देखे जा रहा था। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, मुझे लगा कि इस मौसम में तो लोग गर्मा गर्म पराठे खाने आएंगे ही। बरसात में कमाई 2 गुनी होने की उम्मीद थी, लेकिन मैं तो भूल ही गया था कि मैं जब भी अपने बारे में कुछ अच्छा सोचूं, होता उसका उल्टा ही है। जिस मौसम कमाई छप्पर फाड़ होनी चाहिए थी, उस मौसम में मैं कर्जे के नीचे डूबता जा रहा हूँ।
अरे आइए आइए, गर्मा गर्म शुद्ध देसी घी में बने आलू के पराठे कितने दूं आप दोनों को? मुरली भाई, आपके आलू के पराठे की तारीफ तो काफ़ी सुनी है हम लोगों ने। सुना है कि आपके मसाले सबसे अलग हैं। जी भैया, इस पराठे के मसाले मेरी माँ और बीवी मिलकर बनाते हैं, और जब माँ और बीवी के हाथों का स्वाद मिल जाए तो पराठे अपना कमाल तो दिखाएंगे ही। ठीक है, तो आप सबसे पहले 2-2 आलू के पराठे लगा दो। एक बार स्वाद चक्कर देख लिया जाए, अगर अच्छे लगे तो घर के लिए भी पैक करवा कर ले जाऊंगा। मुरली जैसे ही आलू के पराठे गरम करने लगा, वैसे ही अचानक से मौसम बदलकर काले घने बादल छा गए। हवाएं तेज हो गई और धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, अभी तो सुबह से केवल ये 2 ग्राहक आए हैं और अब बारिश भी होने लग गई। कैसी किस्मत पाई है मैंने। भैया एक काम करो, आप रहने ही दो। ऐसी तेज बारिश में पराठे कैसे खाएंगे हम लोग? यहाँ तो छुपने के लिए कोई जगह भी नहीं है। माफ करना, अगली बार आपके यहाँ जरूर आएंगे। इसी बीच राजू ढाबे वाला मुरली के दोनों ग्राहकों को अपने यहाँ बुला लेता है। अरे भाई साहब, यहाँ आ जाइए। इतने बड़े ढाबे में तो जगह ही जगह है, पानी का भी कोई खतरा नहीं। ऊपर से यहाँ आपको पराठे के साथ गर्मा गर्म चाय भी बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। राजू की बात सुनते ही दोनों लोग उसके ढाबे पर चले जाते हैं। इससे बुरा क्या हो सकता है? आए हुए ग्राहक वापस चले गए। ये राजू भाई इतना बड़ा ढाबा चलाते हैं, लेकिन इनको मुझ जैसे छोटे ठेले वाले पर दया भी नहीं आती। हर बार ये मेरे ग्राहक को अपने यहाँ बुला लेते हैं। बारिश के कारण कई ठेले वाले अपने अपने घर की तरफ चल देते हैं, लेकिन मुरली अपनी जगह ही मुंह लटकाए खड़ा रहता है कि तभी अरे भाई, कब तक ऐसे मुंह लटकाए खड़े रहोगे? ऐसी बारिश में कोई नहीं आने वाला। मैं भी घर जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चल लो। तुम्हारी किस्मत तो आज भी खराब निकली समझो। नहीं मोती भाई, अब इससे बुरा क्या हो सकता है मेरे साथ? मैं इस बारिश के डर से अपना काम छोड़कर नहीं जाने वाला। कुछ भी हो जाए, मैं अपना सामान बेच कर ही जाऊंगा। एक तरफ लगातार बारिश तेज होने लगी, दूसरी तरफ मुरली अभी भी ग्राहक के इंतजार में ठेला लेकर खड़ा था। तभी एक गरीब बूढ़ा आदमी उसके ठेले के पास आकर मुरली से कहता है, बेटा कुछ खाने को दे दो। इतनी बारिश में सब चले गए, एक तुम ही दिख रहे हो। मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ दोगे तो मदद हो जाएगी। बाबा, एक तो वैसे ही सुबह से कोई नहीं आया और ऊपर से आप फ्री का खाना खाने आ गए हो। बेटा ऐसे मत बोलो, भूखे को खिलाने से पुण्य मिलता है। क्या करूँ मैं पुण्य लेकर? मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, भले ही मैं कितनी भी मदद कर दूँ। कुछ सोचने के बाद मुरली बूढ़े से कहता है, ठीक है बाबा, मैं देता हूँ आपको पराठे। आज सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया, और आया तो बारिश ने सब चौपट कर दिया। उसी गुस्से में मैंने आपको बुरा भला बोला, उसके लिए माफ़ करना। मुरली बूढ़े को आलू के गर्मा गर्म पराठे खाने के लिए दे देता है। चलो, सुबह से मैं उदास था, लेकिन अब जाके मन को तसल्ली मिली। मैं तो अपने आप को बदकिस्मत समझ रहा था, लेकिन बाबा की हालत देखकर समझ आया कि लोग कैसी बुरी हालत में भी अपना जीवन जीते हैं। बाबा और पराठे चाहिए तो बताना। नहीं बेटा, इतना काफ़ी है। बूढ़ा हो गया हूँ, ज़्यादा खा भी नहीं पाता। चलो, आज मैं अब चैन से घर जा सकता हूँ। मुरली पराठे का ठेला ले अपने घर चल देता है। घर पहुंचने पर इतनी बारिश के बाद भी आप देर से कैसे आए? पहले बारिश के दिन तो जल्दी काम खत्म करके आ जाते थे। आज तो एक भी ग्राहक पराठे खाने नहीं आया। एक आया था, वो भी तेज बारिश के कारण राजू भाई के ढाबे पर उनके बुलाने के बाद चला गया। हाँ, बाद में एक गरीब बूढ़े बाबा आए थे, उनको मैंने कुछ पराठे फ्री में ही खिला दिए। ठीक ही किया आपने, गरीब को खिलाने से बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं होता है। पर बेटा, तू तो शुद्ध देसी घी में पराठे बनाता है, फिर भी लोग तेरे पास नहीं आ रहे। चल जाने दे बेटा, हार मत मानना। तू ईमानदारी से काम करता रहे, एक ना एक दिन इसका फल जरूर अच्छा मिलेगा। बस कभी कोई गरीब आ जाए तो उसे खाना खिलाने से मना मत करना। हाँ माँ, तुम लोगों की बातें सुनकर ही मुझे काम करने का और हौसला मिल जाता है। अगले दिन पूरा आसमान साफ था और अच्छी धूप खिल रही थी। ये देखकर मुरली पराठे का ठेला ले बाजार की तरफ चल देता है। देखो, आज तो मौसम भी साफ है। कम से कम आज मेरी किस्मत काम कर जाए तो मजा आ जाएगा। आज सुबह से ही धीरे धीरे कुछ लोग मुरली के पास पराठे खाने आने लगे।
इधर राजू का ढाबा बिल्कुल खाली पड़ा था, जिसे देखकर राजू गुस्से में अपने चेले से कहता है, अरे आज इसकी किस्मत देखो, सारे ग्राहक जब इसके यहाँ खा लेंगे तो मेरे यहाँ कौन आएगा। बारिश होती तो भीगने से बचने के लिए लोग यहाँ आ भी जाते। आज तो मौसम भी साफ है। सुनो, मेरे पास एक उपाय है। अब इसको हमेशा के लिए यहाँ से भगाने का समय आ गया है। तुम कुछ पैसे मुझसे ले जाओ और किसी को पकड़कर उससे मेरा काम करवा दो। उसके बाद इस मुरली की यहाँ से छुट्टी। राजू अपने नौकर को पैसे देता है और उसे आगे की सारी प्लानिंग बता देता है कि मुरली के साथ क्या करना है। कुछ देर बाद एक आदमी राजू के नौकर के कहे अनुसार मुरली के ठेले पर आलू पराठा खाने आता है। मुरली भाई, एक प्लेट पराठे देना। बहुत तारीफ सुनी है आपकी, आज जरा सा खा कर देख लूं कि सच्चाई क्या है। मुरली इस आदमी को पराठे दे देता है। पराठे खाना शुरू करने की कुछ ही देर बाद वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे बाप रे, इसके आलू तो सड़े हुए हैं, एकदम बदबूदार पराठे हैं। मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाएगी। फू। भैया, मैं आपको दूसरा पराठा दे देता हूँ, आप ऐसे मत चिल्लाओ, नहीं तो मेरे यहाँ एक भी ग्राहक नहीं आएंगे। आज इतने दिनों बाद तो ग्राहक आना शुरू हुए हैं। इस आदमी ने राजू का काम कर दिया था। मुरली की बदनामी कर वो अब वहाँ से चलता बना। हे भगवान, बस अब तो हो गया। ये मेरा यहाँ आखिरी दिन था। मैं हार मान गया। ईमानदारी की जिंदगी मैं नहीं जी पाऊंगा अब। आज तक मैंने कभी सड़े आलू का इस्तेमाल नहीं किया। आज न जाने कैसे पराठे में सड़े आलू आ गए। बदनामी से अच्छा है मैं ये काम छोड़ दूं। भगवान भी चाहते हैं कि मेरा ये काम सफल ही ना हो। अरे क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? नहीं साहब, कुछ नहीं, बस मेरा समय खराब चल रहा है। आप बताइए, मेरे जैसे गरीब के ठेले पर आप कैसे? सुना है कि तुम्हारे पराठे बहुत अच्छे होते हैं, देसी घी में बनाते हो तुम पराठे। मैं इधर ही पास वाले बाजार में आया था, काफी भूख लग गई तो सोचा तुम्हारे पराठे का स्वाद एक बार ले ही लिया जाए। सूट बूट वाले इंसान को मुरली के ठेले पर देख राजू हैरान हो जाता है। अरे अभी मैंने इस मुरली की बदनामी करवाई थी, लेकिन इतनी जल्दी इसके पास ये अमीर ग्राहक कैसे? राजू उस आदमी के पास जाता है। साहब, कहाँ आप यहाँ खुले में खाना खाने आए हैं? आइए मेरे ढाबे पर चलिए। मेरे यहाँ पराठे इतने स्वादिष्ट हैं कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और इसके यहाँ तो अभी अभी सड़े आलू का पराठा निकला है। चलिए। राजू भाई, अब बहुत हुआ। आपने बार बार मेरे ग्राहक को उकसाया है। पहले भी कई बार लोग मेरे यहाँ खाने आते थे और आपने उनको किसी बहाने से अपने यहाँ बुला लिया। ये सब बिल्कुल गलत है। अगर मैं आपके ग्राहक को उकसाने लग जाऊं तब? भैया, आप तो पराठे लगा दो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं तो आपके यहाँ के ही पराठे खाने आया था और यहीं का खा कर जाऊंगा। राजू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर ये आदमी अपना खाना निपटाने के बाद जैसे ही पैसे निकालने के लिए जेब में हाथ डालता है तो उसे पता चलता है कि वो पैसे लाना तो भूल ही गया था। अरे भैया, मैं तो पैसे लाना ही भूल गया। अगर मैं कल आकर आपको पैसे दे दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब आज फिर से एक उधारी है। कुछ सोचने के बाद मुरली कहता है, कोई बात नहीं साहब, आप पैसे कल दे देना। अगले दिन सूट बूट वाला आदमी वापस आता है और मुरली को कल की उधारी का पैसा देते हुए कहता है, मुरली भाई, ये लीजिए पराठे का पैसा। मेरा इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, मैंने उन्हें कभी एक पैसा माफ करते नहीं देखा, लेकिन आपने एक अनजान इंसान पर भरोसा करके खाना उधारी में खिला दिया। आपकी इस ईमानदारी के लिए मैं जितनी मदद करूं उतना कम है। क्या आप मेरे लिए यही काम करोगे? मैं समझा नहीं साहब। दरअसल मेरा भी एक ढाबा है, पर वहाँ का खाना अच्छा नहीं है। मैंने आपके पराठे की बहुत तारीफ सुनी थी तो मैं स्वाद लेने आ गया, और इस बहाने मुझे पता भी चल गया कि आप कितना अच्छा आलू का पराठा बनाते हो। मैं एक अच्छे पराठे बनाने वाले को खोज भी रहा था। वहीं से मुझे आइडिया आया कि क्यों न मैं ये काम आपसे ही करा लूं। आप जैसा ईमानदार आदमी मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला। अगर आप मेरे ढाबे पर काम कर सको तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। आप यहाँ जितना कमाते हो मैं उसका 3 गुना देने के लिए तैयार हूँ। घर जाकर मुरली अपनी माँ और पत्नी को सारी बातें बताता है। देख बेटा, ईमानदारी से काम करने का फल मिला ना। अब बस आगे भी इसी तरह काम करते रहो।
सही इंसान तुम्हें अपने आप समझ जाएगा कि तुम कितने ईमानदार हो। मुरली के ढाबे का काम सही चलने लगा, लेकिन दूसरी तरफ राजू के ढाबे पर अब तो कोई ग्राहक आता ही नहीं था। अब तो एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। पहले पूरे दिन में 1 या 2 लोग आ भी जाया करते थे, लेकिन अब यहाँ का खाना तो सिर्फ मक्खियाँ खा रही हैं। सेठ, हमने हमेशा मुरली को नीचा दिखाने में मेहनत लगाई। अगर उसकी जगह हम अपने खाने को अच्छा, साफ सुथरा और स्वादिष्ट बनाने पर ध्यान देते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। दूसरे को नीचा गिराने के बजाय अपने आप को ऊपर उठाने पर हमें मेहनत करनी चाहिए थी। राजू सारी बातें समझने के बाद अपनी गलती मान मुरली से माफी मांग लेता है और अब से वो अच्छा खाना बनाने पर ध्यान देने लगता है।